370 से ज़्यादा सीटें लाएंगी। पूरे इंडिया की बात करें तो 400 से पार की बातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हताशा का समय आ गया है। जो आज कांग्रेस में थे पिछले वर्षों से, उनको दिया तरजीह हमको नहीं मिल रहा है। दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। पैसा दे करके ला रहे हैं तो बाकी पार्टी में आप में क्या अंतर है? तब इंडिया गठबंधन बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में है। स्वतः मजबूत रहेगा, वो बाहर से क्यों लाएगा? नमस्कार, जन मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति। अब की बार 400 पार, ये नारा, ये स्लोगन हर जगह गूंज रहा है। खास करके एनडीए के नेता तो इसे मंत्र की तरह जाप कर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने ये नारा दिया कि हम बीजेपी अकेले 370 सीटों से ज़्यादा लाएगी और एनडीए यानी गठबंधन 400 पार सीटें लाएंगी। लेकिन इसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है वो हम जानेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी। नमस्कार। जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि एनडीए गठबंधन 400 के पार जाएगा, उसके लिए एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है बीजेपी के अंदर और कई बड़े नेताओं को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और ANI का रिपोर्ट है कि अब तक 1 लाख से ज़्यादा विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। यही नहीं, लगातार नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और बीजेपी उन्हें टिकट भी दे रही है। ऐसे नेताओं को ज्वाइनिंग कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसे नेताओं को भी पार्टी में शामिल करें जिनकी जीतने की हैसियत हो या फिर जिताने की हैसियत हो। ऐसे में कुछ ऐसे नेताओं को भी शामिल किया जा रहा है जिनका बैकग्राउंड, जिनका पृष्ठभूमि आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो इसको लेकर हम सवाल पूछना चाहते हैं प्रणव चौधरी जी से कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी दावा भी कर रही है कि हम 370 से ज़्यादा सीटें लाएंगी। पूरे इंडिया की बात करें तो 400 से पार की बातें हो रही है। फिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लगातार दूसरे दल के नेताओं को पार्टी में ला रहे हैं और फिर कुछ उनमें से कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन नेताओं की पृष्ठभूमि आपराधिक है? ये चौंका देने वाला तुमने कहा कि अभी जो हाल के रिपोर्ट के अनुसार कि 1 लाख से ज़्यादा जी। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हताशा का समय आ गया है। ये हताशा शो करता है कि जो एक पार्टी विथ डिफरेंस, सामान्य पार्टी की तरह है, उसका एक ट्रेनिंग है, उसका एक फाउंडेशन है और अपने को क्लेम करती है कि बाकी पार्टियों से हम अलग हैं। और उनकी पार्टी का सबसे बड़ा ये है कि वो डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती है। अब ये चौंका देने वाली बात है कि अभी इलेक्शन 19 अप्रैल से शुरू होगा जो कि 7 फेज तक चलेगा और अभी 1 लाख लोग, अब कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, ये जो अब सवाल ये उठता है कि जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी है उसमें क्या पैमाना है इनको ज्वाइन करने का? पैसा वाला होना चाहिए, आपराधिक छवि वाला होना चाहिए, जिताने वाला होना चाहिए, जीतने वाला होना चाहिए? ये इतने कम समय में, जिसके पास समय नहीं है, और 1 लाख लोग इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये तो हमको लगता है आश्चर्यजनक स्थिति है और यही हताशा है। ये कैसे कह सकते हैं तब 400 पार और 350-70 के पार? ये तो बहुत ही सोचने वाली विषय है कि अब लेकिन इस खबर को तो काफी पॉजिटिव वे में मीडिया जोर शोर से चला रही है लेकिन कि बीजेपी में विपक्ष के नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, यानी बीजेपी जीत रही है और बीजेपी अपनी जगह बना रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 400 से पार जाने वाली है। बाकी पार्टियां जो है उस बीजेपी के सामने कुछ नहीं रहने वाली है। इस वजह से नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके ट्रेनिंग से कार्यकर्ता रहे हैं, पिछले कई सालों से, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति हुई? तो बाहर से आप ले आए, इंपोर्ट किए, कांग्रेस से आए, बेसिकली ज़्यादा कांग्रेस से। तुम बात कर रही हो नेशनल लेवल पे, हम लोग नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। मैं नेशनल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ और किस स्टेट में, किस राज्य में कितने नेताओं को बीजेपी ने अपने नेताओं को टिकट दिया है और कितने बाहर से लाए नेताओं को टिकट दिया है, वो भी एक आंकड़ा मैं बताना चाहती हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 370 सीट, जबकि एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी को देश भर में 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने होंगे। चुनाव में पार्टी 400 सीट का टारगेट हासिल करे, इसके लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है बीजेपी के अंदर। इस कमेटी का काम ऐसे नेताओं को बीजेपी में लाना है जो खुद जीतने या जीत दिलाने की हैसियत रखते हो। इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी ने आओ और टिकट पाओ अभियान चला रखा है। इसके तहत पार्टी ने कई नेताओं को उम्मीदवार भी बनाया है। हम यहाँ कुछ स्टेट की बात कर रहे हैं।
बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें पार्टी के 4 पुराने नेता शामिल हैं, जबकि 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। इस तरह यूपी में बीजेपी ने अब तक 63 प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से बीजेपी ने 38 नेताओं को टिकट दिया है, जबकि बाहर से आए 25 चेहरों को मैदान में उतारा है। बिहार में भी इसी तरह की स्थिति है। बिहार में नए नेताओं पर बीजेपी ने दांव खेला है। 17 सीटों में से 11 पर कोर बीजेपी प्रत्याशी उतारे गए हैं, जबकि 6 सीटों पर बाहर से आए नेताओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। यहां 1 सीट पर बीजेपी ने अपना नेता उतारा है और बाहर से आए 5 नेताओं को टिकट दिया है। तेलंगाना में भी बीजेपी कुछ इसी तरह की रणनीति बनाई है, जहां 17 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों में 3 भाजपाई नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 14 बाहर से नेताओं को टिकट दिया गया है। झारखंड की 13 सीट पर 8 बीजेपी के अपने और 5 सीटों पर बाहरी नेताओं को टिकट दिया गया है। दिल्ली में दूसरे दलों से आए नेताओं पर भरोसा किया है बीजेपी ने। इसके अलावा दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर शुरू से बीजेपी से जुड़े चेहरे चुनाव लड़ेंगे, जबकि 3 पर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट मिला है। दादरा और नगर हवेली की 1 सीट पर भी बीजेपी ने बाहरी नेता को ज्वाइन करवाया है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की 4 सीट पर 3 कोर बीजेपी नेताओं को टिकट मिला है। वहीं नॉर्थ ईस्ट की 18 सीटों पर 12 बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं पर दांव लगाया गया है, जबकि 6 सीटों पर दूसरे दलों से आए नेताओं को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा पंजाब की 13 सीटों पर 9 से 10 ऐसे नेताओं को टिकट मिल सकता है जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये इस तरह का नेशनल लेवल पे अगर इस तरह का स्विफ्ट हो रहा है एक पार्टी में, तो इसके मतलब है कि एक इंटरनल कंट्राडिक्शन पार्टी के अंदर भी हो रहा है ना। पार्टी के लोग भी तो अब समझ रहे हैं कि हमको नहीं मिल रहा है, या बाकी जो आज कांग्रेस में थे पिछले वर्षों से उनको दिया तरजीह हमको नहीं मिल रहा है। तो ये भी हताशा है एक पार्टी के अंदर। तो हो सकता है कोई रिबेल खड़ा हो रहे हो, नंबर 1 बहुत जगह से रिबेल खड़ा होना, अगर उनको कांग्रेस टिकट नहीं देती या दूसरी पार्टी नहीं देती कोई क्षेत्रीय पार्टी, अक्सर होती रहा है लेकिन में ये देखा जा रहा है कि जो दल बदलू हैं, जो लोग जिनके टिकट कटने वाला है, सेटिंग है, टिकट नहीं मिलने वाला, या फिर राजनीति महत्वाकांक्षी में उनको लगता है कि वो टिकट के लिए कोशिश तो कर ली अपनी पार्टी में, नहीं मिला तो फिर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले जहाँ से उनको टिकट मिलेगी। ये बहुत छोटे आंकड़ों का सवाल नहीं है। ये 100-200 मान सकते हैं, तुम्हारी बातों को मैं मान लूँ तो कुछ चंद स्टेट में जहां पर ये हो सकता है, लेकिन लाखों की संख्या, तो लाख हो सकता है बढ़े कल। ये भी तो है कि स्टैटिक नहीं है। हाँ, वो अभी 80,000 था कुछ दिन पहले। ANI का रिपोर्ट है। हाँ ठीक है, मान लो उसके सच्चाई को हम बात करें, क्योंकि एजेंसी है, क्रेडिबल एजेंसी है, सारे सरकारी लोग उसी में अपने वक्तव्य को देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि परसों तक जो 80 था वो लाख हो गया। इसकी गति कितनी तेजी से बढ़ रही है। हम 100-200 की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, कम से कम वो तो वोट नहीं देंगे उनको, ये बात तो तय है। अगर 2 लाख हो जा रहा है 19 तारीख तक, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, भाजपा के लिए सोचने वाली विषय, हताशा का समय है। ये नहीं है कि तुम पार्टी से गए और हम ज्वाइन कर लिए किसी दूसरी पार्टी में। बेसिकली एक समूह जा रहा है, ग्रुप जा रहा है। हाँ। वो हो सकता है कि रिबेल भी हो सकता है कि पैरेलल भी हो, और तीसरा सबसे ज़्यादा संभावना है कि वो भीतरघात भी कर सकता है, अंदर से पार्टी को कमजोर कर सकता है। इसलिए ये कहना कि केक वॉक है 400, वो अब मुश्किल है। 370 का डगर जो है बहुत कठिन जगह है। जो खबरें चल रही हैं उससे आप एकदम उलट देख रहे हैं। हम उलट देख रहे हैं, और हम दूसरी बात कर रहे हैं कि जो आदमी स्वतः मजबूत रहेगा वो बाहर से क्यों लाएगा। जी, और मैं इन 1 लाख नेता कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन नेताओं की बात कर रही हूँ जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है कई राज्यों में, जिसका आंकड़ा अभी मैंने आपको बताया। जो आंकड़े हैं उनमें से ज़्यादातर लोग बाहर से लाए हुए हैं, दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। तो आखिर क्या मजबूरी है ऐसे नेताओं को भी पार्टी रख रही है जिनका बैकग्राउंड आपराधिक क्रेडिबल नहीं मिल रहा है अपने काडर में इनको सुटेबल नहीं, सबसे मान लो सुटेबल मिल पा रहा है, तो जितने की। और ऐसी खबर भी आई है जैसे पंजाब में एक पूर्व सीएम के पोता वो शामिल हो गए, बिट्टू, और 3 बार से सांसद रह चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए। और वहां के आपके 5 विधायकों ने ये दावा किया है कि बीजेपी 25 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है उनको खरीदने के लिए। तो बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ जा रही है? अब आश्चर्य है, इस तरह का तुम आंकड़ा पेश कर रहे हो, इसका मतलब बहुत भयानक स्थिति है। अब पैसा दे करके ला रहे हैं तो बाकी पार्टी में आप में क्या अंतर है? तब
कल को ये लोग कह रहे थे कि एक बिहार का इशू लिया जाए राजनीति का कि भाई वहाँ पैसा दो टिकट लो। जी। अभी अपोजिशन के लोग कह रहे थे, रूलिंग पार्टी के लोग, खास करके एनडीए के लोग, ये लालू का तो दुकान खुला हुआ है, लालू जी का दुकान खुला हुआ है, पैसा दीजिए, टिकट लीजिए। ये काम तो अगर पंजाब में ऐसा हो रहा है, वो भी अमाउंट बता रहे हैं कि 25 करोड़ दिया, जैसा कि तुमने कहा, मीडिया रिपोर्ट है, हमको लगता है ये, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि बीजेपी और बाकी में क्या अंतर रहा तब। तो फिर कैसे मोदी जी का जो पूरा स्लोगन है, और मोदी जी क्या बाकी जितने भी हैं, अमित शाह और इस तरह के जो बड़े नेता हैं, तो वो क्या इस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम कांग्रेस से अलग है बाकी का। बीजेपी को लेकर ये कोई नई बात नहीं है। 2004 में भी जब लग रहा था लोगों को कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी सत्ता में आएगी, उस समय भी बड़े पैमाने में लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। अलग बात है कि बीजेपी हार गई, और जब हार गई बीजेपी तो फिर बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता फिर बैक भी हो गए। तो तुम बात कर रही हो साइनिंग इंडिया के साइड? जी, 2004 की मैं बात, साइनिंग इंडिया की बात कर रही हो, जिसमें राम टेम्पल का वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नारा दिया था साइनिंग इंडिया का। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडिया गठबंधन की कुछ समय पहले की स्थिति देखे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मजबूती तो है, मजबूत हो रही है गठबंधन, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी सीटों को लेकर जो बातें कह रही हैं वेस्ट बंगाल में, और फिर पंजाब को लेकर केजरीवाल की पार्टी ने जो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में तालमेल बैठता नहीं दिख रहा है, तो अब की स्थिति से आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में है? हमको लगता है कुछ हद तक है भी, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि अगर जहां ममता बनर्जी ने एक भी सीट नहीं दिया तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने कोई रिबेल खड़ा किया, ऐसा हमको नहीं लग रहा आज की तारीख तक। अभी तो फर्स्ट ही फेज का चल रहा है नॉमिनेशन का, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा, ठीक है वो अपना देख रही है कि हमको जीतना है तो वो नहीं दी, ये बात है कि गठबंधन के उसको नहीं मानी, नहीं दी टिकट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें जाकर कांग्रेस ने ये किया कि जाकर के 10 सीट खड़ा कर दिया अपने को, तो फिर कंटेस्ट दूसरे टाइप का हो जाएगा। जीतना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ममता बनर्जी का टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं दिया, लेकिन दिल्ली में दिया, दिल्ली में तो दिया 3 सीट कांग्रेस को ना, 7 सीट है कांग्रेस के, एमपी के 3 दिया। अब सिचुएशन बदल गया है, केजरीवाल चले गए हैं जेल, सिचुएशन पार्टी का हो गया, हो सकता है कि अब शेयर भी करे, कुछ पंजाब में, कुछ गुजरात में, कुछ गोवा में, जहाँ जहाँ। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल के जेल जाने से क्या आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ रही है? नहीं, कमजोर हमको नहीं लगता है पड़ेगी। ये हो सकता है कि ये अभी तो कहना बहुत ही सिंपैथी गेन है, और काडर का जो समूह है, जब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। और दिल्ली में इतना ज़बरदस्त उन लोगों का प्रतिरोध है, चाहे वो टेम्पो ड्राइवर हों, चाहे रिक्शा ड्राइवर हों, चाहे कॉमन वेंडर हों, चाहे औरतें हों, क्योंकि बहुत सारे चीज़ वहाँ पर उनके सपोर्ट में है। तो ये साजिश लग रही है लोगों को कि भाई इनको फंसाया जा रहा है, जो पॉपुलर और पब्लिक डोमेन की बात मैं कर रहा हूँ। अब क्या सच्चाई है, कब क्या होगा, लेकिन एक फेवर बन रहा है, एक लोग झूठ हो रहे हैं, जबकि वो कहा जाता है कि बीजेपी से ज़्यादा क्लोज पार्टी थी वो, प्रॉक्सिमिटी बीजेपी से ज़्यादा था। लेकिन अब के समय में लग रहा है कि एक बड़ा ज़बरदस्त ये हो, क्योंकि उनके 3-3, 4-4 जो प्रमुख नेता थे वो जेल में हैं, और जेल से काम नहीं कर सकते, वहाँ से काम करने। अब सवाल ये है कि ये स्थिति में एक उनके सपोर्ट में, जो उनके खिलाफ में थे, उनके सपोर्ट में एक सहानुभूति कैंपेन आ रहा है, तो कम से कम उनका प्रेजेंस नेशनल पार्टी हो गई, तो कम से कम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ हद तक गोवा एंड गुजरात कहीं तो डैमेज कर ही सकते हैं वो। अगर उनके साथ कांग्रेस मिल गई है तो कांग्रेस को फायदा है, अंततोगत्वा कांग्रेस को फायदा है और आम आदमी को फायदा है। तो लॉस किसको है? लॉस सिर्फ भाजपा को है मेरे हिसाब से। तो ये कहना बड़ा अभी बहुत जल्दी कहना होगा कि अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है या अभी कमज़ोर पड़ गई है, ये कंक्लूड हम नहीं करेंगे। दोनों तरफ से, भाजपा के तरफ से भी इसमें टक्कर है बराबर का, हर जगह कहीं तुम। मैं लौटती हूँ फिर से बीजेपी के कॉन्फिडेंस वाले सवाल पे कि बीजेपी को आखिर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसे नेताओं को भी पार्टी में ला रही है जिन नेताओं की छवि अच्छी नहीं है। तो खैर मुद्दे की हम बात करें तो किस मुद्दे पर लगता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग मुद्दे होते हैं,
बीजेपी जिस तरह से यूपी में मंदिर बनाकर और राम मंदिर बनाकर वहाँ पे इस मुद्दे से वो चुनाव में इसको जोर शोर से इसका प्रचार कर सकती है, लेकिन बाकी स्टेट के अलग अलग मुद्दे होते हैं। आप पंजाब हरियाणा का ही मुद्दा ले लीजिए, वहाँ पे किसान आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह के अलग अलग स्टेट के जो मुद्दे हैं उस पर कैसे बीजेपी का जो मुद्दा है वो हावी हो पाएगा और जनता बीजेपी की तरफ झुक पाएगी? बीजेपी का क्या मुद्दा है? अगर हम तुमसे बात करें तो बीजेपी का मुद्दा क्या है? जो मुद्दा है वो राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का वो इशू नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी बन गया। 370 हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। अब उनके पास जो मेजर मोदी की गारंटी तो बड़ा विशाल है ना, थोड़ा बहुत नहीं है वो। लेकिन इधर जो एक है पूरा युवा वर्ग जो बेरोजगारी का, कांग्रेस नहीं, इंटायर अपोजिशन का वो प्लैंक है, जो कि एक गठबंधन जो बना था महागठबंधन, उसमें प्लैंक था कि बेरोजगारी, जो रोजगार देने की बात है, सवाल है, चाहे गारंटी, उसी की गारंटी बता रहा है ना। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, कहीं नौकरी नहीं है, 2 करोड़ नौकरी की सवाल था ये आज के, और बाकी अखबारों में भी कांग्रेस का आ रहा है कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिला। आपने गैस उज्ज्वला योजना के तहत 400 में गैस दिया, अभी 1000 रुपया गैस है, तो इसको कैसे आप सस्टेन कीजिएगा? इसका तो कोई उपाय नहीं है। पेट्रोल का दाम है, गैस का दाम है, बेरोजगारी है, युवा में ये है, आक्रोश है कि समय पर पेपर लीक है। सबसे बड़ा मुद्दा तो नेशनल पेपर, इसकी सवाल का हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। मोदी गारंटी में अब वो जो हो गया कि करप्शन, अब करप्शन दोनों तरफ से इशू बनता जा रहा है। खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जनता के सतह पर नहीं आया है, ग्रास रूट लेवल पर हमको जैसा लग रहा है, क्योंकि उस हिसाब से वो एक पॉलिटिकल सर्किल के बीच में, इंटेलेक्चुअल सर्किल के बीच, क्योंकि कुछ समझाने वाला उसको ग्रास रूट लेवल पे जाने वाला नहीं है। लेकिन इतना बड़ा स्कैम है वो, मेजर स्कैम अब तक जो हमको लगता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में उतना बड़ा स्कैम आज तक हमको नहीं लगता है कभी उद्घाटित हुआ। अब क्या रिजल्ट, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट देख रही है, कोई अपोजिशन पार्टी का वो ये नहीं है, एलिगेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के, इस बॉन्ड का मुद्दा जनता को कितना प्रभावित कर सकता है? पड़ सकता है। कम से कम अर्बन को तो देख रहा है, किसान देख रहा है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, युवा देख रहा है, और कुछ यूथ लोग, महिला लोग। लेकिन इसको कैसे प्रभाव डाला जा सकता है जनता के ऊपर? क्योंकि इसमें तो सारी पार्टियों का है कि इतनी सारे पार्टियों में नहीं है ना, लगभग पार्टियों ने चंदा लिया है, लिया है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है चंदा लेने वाली, छोटी मोटी पार्टी नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा विशाल। अगर 12 जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसको तो ज्यादा चंदा मिलेगा। ऐसा नहीं है, इस तरह से भी इसको बना फिर अगेन तो फिर उसको डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे ज्यादा। अगर कांग्रेस सवाल उठाती है तो बीजेपी भी तो कह सकती है। मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने भी लिया है, अखिलेश यादव ने भी लिया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात तुमने कहा, लेकिन सवाल है कि ये समझने वाली बात है कि हम जिसके यहाँ रेड करेंगे उसके यहाँ नहीं बॉन्ड लेगा। अब हमारे यहाँ रेड हुआ है, अगर 30 कंपनी है और 30 कंपनी में 15 के यहाँ रेड हुआ है और तब वो दिया है, बॉन्ड का खरीदा है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? ये तो एक्सटॉर्शन भी हुआ एक तरह से ना, इस एक्सटॉर्शन हुआ कि हमने तुमको प्रेशर डाला, हमने तुमको प्रेशर किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हमारा नहीं कहना है, पूरा आ गया है सिस्टम में, पूरा इलेक्शन कमीशन के साइट पर है कि किसने कब चंदा लिया। और ये तो है, ये मुद्दा जनता को कितना नहीं पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। समय भी कम है, जिस समय आया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन हाँ किसान के लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र में लोग समझ रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रचार नहीं हो पा रहा है इसका। लेकिन जिसको जानना है, खास करके युवा वर्ग को, प्रभाव इस बात से जनता के ऊपर पड़ सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस के अकाउंट को सीज कर दिया गया, जिस तरह से देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, किसी सीएम को अरेस्ट किया गया है पद पे रहते हुए। हेमंत सोरेन को भी किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने पहले इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा करना पड़ा उसको, वहां के लोग पद पर नहीं थे, लेकिन पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के सीएम है, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। तो देश के इतिहास में इस तरह की घटना पहली बार हुई है, तो ये सारे मुद्दे जनता को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, सवाल ये है कि अब इस तरह की गोलबंदी अगर हो जाए तब तो बहुत बड़ा ताकत हो जाएगा ना, क्योंकि दिल्ली ही उसका नर्व सेंटर है। अब समूचे दिल्ली को एक घेर लिया है चारों तरफ से। अब मेट्रो बंद कर दिया जाता है, जहाँ से रैली निकलती है या जहाँ से धरना देने वाला है। 31 मार्च को भी पूरा के द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन क्योंकि प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर उन लोगों को घेरा डालना था, उनको धरना देना था, तो उधर जाने वाली जितनी भी मेट्रो है सबको बंद कर दिया गया। कहने वाले सरकार वहाँ भी ये है जो भाई ये मुद्दा ऐसा ना हो जाए कि बाकी मुद्दा गौन हो जाए।
अब तो केजरीवाल सेंटर स्टेज पे है ना। अब इस तरह के सिचुएशन में अब उसका सबसे बड़ा सपोर्ट ये हो गया कि अमेरिका और जर्मनी उसको नोटिस ले लिया, जिसके कारण कि समन करना पड़ा एक्सटर्नल मिनिस्टर को, और उसको पूछा गया डायरेक्ट कॉन्सुलेट जनरल को कि भाई आपने इस तरह कैसे कह दिया, ये तो भारत के संप्रदायिक सवाल है। अब हम किसी को हटाते हैं या हम किसी को अरेस्ट करते हैं, ये तो हमारा पूरा लीगल सिस्टम है जो कि जस्टिफाइड है उसका, कि मान लो हम कुछ कर रहे हैं अपने देश में और आप उसको क्वेश्चन करें, वो भी क्या अमेरिका, वो भी क्या जर्मनी। तो जर्मनी और अमेरिका का पूरा देश का जो स्टेटमेंट आया है जिसको कि इलीगल कहा है, उस पर सपोर्ट में, बेसिकली कहने का मतलब है कि केजरीवाल के सपोर्ट में इस पर ये क्वेश्चन किया है भारत सरकार ने कि आप ये नहीं कर सकते हैं, इस तरह गलत है। दोनों को समन किया है, MEA ने दोनों को समन किया है, जर्मन के भी कॉन्सुलेट को, इसको भी। तो इस तरह का एक सपोर्ट बाहर से आ रहा है, ये भी तो आश्चर्य। एक देश के एक राज्य का CM, वो भी एक राज्य नहीं है, वो एक स्मॉल हाफ राज्य है, हाफ टेरिटरी है। उस छोटे से राज्य में जिसका 7 MP है, 70 MLA है, और उसमें वो अमेरिका इंटरवीन कर रहा है और उसको जस्टिफाई कर रहा है उसके एक्ट को, केजरीवाल के एक्ट को, और उसको निगेट कर रहा है जो उसको अरेस्ट हुआ वो गलत हुआ। उसी तरह जर्मनी, ऐसा तो पहली बार हिंदुस्तान में हमको देखने को मिल रहा है, जिस पर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शार्पली रिएक्ट किया है। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की भी पाबंदी है। सवाल ये है कि पंजाब में बीजेपी अभी 4थे नंबर की पार्टी है, लेकिन जब से पूर्व CM के पोते बिट्टू जब बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या लगता है कि बीजेपी की मजबूती बढ़ेगी, बीजेपी अपने आप को वहाँ पे प्रूफ कर पाएगी, वहाँ से जीत सकती है? ये देख लो, ये बहुत नया चीज़ है, इसलिए कि अब तक जो इमेज एक और क्रिएट किया हुआ था भाजपा का या NDA का, वो भाजपा का इमेज टेंट हो रहा है, टेंटेड इमेज हो रहा है। ये पंजाब का घटना जो है मेजर घटना है, जबकि मेजर मीडिया में नहीं आ रहा है न्यूज़, खास करके नॉर्दर्न इंडिया का न्यूज़ यहाँ ये बहुत बड़ी हमको नहीं लगता है कहीं हेडलाइन में ये आया है। इनफैक्ट इस तरह के समाचार नहीं आते हैं जनरल मेन स्ट्रीम में, और सोशल मीडिया में आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, X पे आता है। तो ये जो मुद्दा है ये इसके पूरे इमेज को डेंट करता है, क्योंकि पंजाब से सटा ही हुआ है पूरा किसान का जो विद्रोह है, अभी जितना किसान का है उसका असर पड़ेगा पंजाब में। इसलिए पंजाब में स्थिति पंजाब में इसलिए गड़बड़ हो सकती है, अकाली दल इनसे अलग हो चुका है, ठीक है। अब अकाली दल जब अलग हो गया तो बचा कौन वहाँ, वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वहाँ की आम आदमी पार्टी, और वहाँ के नंबर 2 है कांग्रेस। तो ये चीज़ इफेक्ट करेगा वहाँ के पोल प्रोस्पेक्ट में। जैसे उसी तरह तुमको याद होगा अभी उड़ीसा में पहले उनका गठबंधन होना था BJD के साथ भाजपा का, अभी आज दोनों इलेक्शन होना है, वहाँ स्टेट असेंबली भी होना है और पार्लियामेंट भी एक ही साथ होना है। तो उसमें क्या हो गया, BJD ने अलग कर लिया अपना अलायंस। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि उड़ीसा में आपके इतने अच्छे ताल्लुकात थे नवीन पटनायक से, और नवीन पटनायक आपके सपोर्ट में थे, सडनली वहाँ की पार्टी ने कहा कि हमको नहीं करना है उसके साथ। जी, एक और बड़ा मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा खबरों में नहीं आ रही है, ये जो खबर है वांगचुक का, जो लंबे टाइम से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे। अब तो 25 दिन हो गए लगता है हमको। तो ये भी मुद्दा है, ये मुद्दा बन ही नहीं रहा है, लोगों की नजरें उन पर भी टिकी हुई हैं। कुछ जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मूवमेंट चलाते हैं, जो इस तरह के ह्यूमन राइट्स के मामले हैं, जो एक्टिविस्ट, इस तरह के लोग खास करके क्लाइमेट चेंज पर जो काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स और ये। लेकिन सवाल ये है कि मेन स्ट्रीम में आ नहीं रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड। कहाँ कोई बॉदर्ड है बिहार में? तो हमको नहीं लगता है कि कोई बॉदर्ड है, कोई एक भी जुलूस, एक भी उसके सपोर्ट में कोई धरना, कोई कभी इलेक्शन का समय है, अब वांगचुक मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख का मामला है। तो लद्दाख यहाँ तो अपना बगल का मामला नहीं कर रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया से, अगर सोशल मीडिया आज के तारीख में नहीं होता, इंस्टा नहीं होता, X नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, तो हम लोग जान भी नहीं पाते ना हम लोग का सोर्स क्या था, हम लोग जान नहीं पाते अगर हम लोग फेसबुक और इंस्टा पे नहीं। ये बड़ा दुखद है कि वांगचुक ऐसे आदमी को इतने दिनों से पड़ा हुआ, वो -डिग्री में बर्फ़ गिर रहा है, अगर उसका वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आदमी जिंदा कैसे है, और वो भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन है और ऐसे पड़ा हुआ है और उस पर से बर्फ़ गिर रहा है, और उसके साथ लोग झंडा लेके वहाँ बैठे हुए हैं, क्रेडिबल है। और वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर सवाल हो रहा है। तो इतना बड़ा मूवमेंट वो कर रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में खासकर समतल वाले पूरे इलाके में
हो सकता है कि लद्दाख का असर लेह में हो, लद्दाख का असर कुछ हद तक कश्मीर में हो, कुछ हिमाचल में हो, लेकिन मेन स्ट्रीम पूरा जो एरिया है, जो भूतल वाला एरिया है, जो मेन पॉलिटिकल एक्टिविटी वाला एरिया है, उसमें अभी ये सवाल उठ ही नहीं रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, कि इतने बड़े सवाल को हम और तुम नहीं उठा पा रहे हैं, ना कुछ जान पा रहे हैं। अनलेस अनटिल यू आर एन एक्टिविस्ट, यू आर ए क्लाइमेट चेंजर, तो बात अलग है। जी, यही स्थिति है जी। तो आज हम बातचीत कर रहे थे, बीजेपी को आखिर कॉन्फिडेंस नहीं है, 400 पार कहने वाली बीजेपी एनडीए को खुद पर इतना भरोसा नहीं है कि वो दूसरे दलों से आए हुए ऐसे ऐसे नेताओं को अपने दल में शामिल कर रहे हैं, ना सिर्फ शामिल कर रहे हैं बल्कि उन्हें टिकट भी दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के ऊपर ढेर सारे सवाल भी उठ रहे हैं, इसे लेकर हम बातचीत कर रहे थे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जन मीडिया अभी नया है, हम और क्या कर सकते हैं अपने कार्यक्रम में, हम और किन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, इसके लिए आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जन मीडिया एक्स और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, आप वहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हैं।